नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और उसका पहला पार्ट है आज, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले देखेंगे मोल क्या होता है। ठीक है, तो आप याद करो जब क्लास 6 और 7th में आपने पढ़ा था मूल राशि और मूल मात्रक, तो उसमें एक मूल राशि थी पदार्थ की मात्रा, जिसका मूल मात्रक था मोल। मतलब मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है। इतनी बात तो आप पहले पढ़ के आए हो। अब हम पढ़ेंगे मोल। तो मोल की परिभाषा जैसे आपने आपको यहाँ पे अभी बताया हमने कि मोल क्या है, एक मात्रक है। जैसे आप मार्केट में जाते हो कुछ चीज़ खरीदने, तो जब किलोग्राम में खरीदते हो, मान लो कोई द्रव्यमान खरीदने जा रहे हो आप, आलू मान लो 5 किलो आलू खरीदने गए, तो आप ये बोलोगे कि हमको 5 किलोग्राम आलू चाहिए। ठीक है, दुकानदार से ये नहीं कहते कि 5 मीटर आलू चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि किसी भी राशि का जो मात्रक होगा वो फिक्स किया जा चुका है। तो जैसे द्रव्यमान का मात्रक फिक्स है आलू, जैसे आलू खरीदने जाते हो तो किलोग्राम में, केले खरीदने जाते हो तो किलोग्राम में या दर्जन के हिसाब से। उसी प्रकार यदि हम पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे तो उसको हम मोल के माध्यम से नापेंगे। क्लियर हो गया आपको? लेबोरेटरी में जब आप अमोनिया की बात करोगे तो उसका मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक मोल। क्लियर है? अब देखो मोल होती तो बहुत बड़ी संख्या है, अभी आगे आपको पता चलेगा, है ना। तो मोल की यदि हम परिभाषा की बात करें तो मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। मतलब कार्बन 12, कार्बन 2 समस्थानिक रखता है, कार्बन 12, कार्बन 14, ये तो पता है आपको। कार्बन 14 हम काहे नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसकी प्रकृति में पाए जाने की जो इस प्रतिशतता है बहुत कम है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना, इस कारण। तो यहाँ पे कार्बन 12 ले रहे हैं हम, और कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे उतने ही कण होंगे एक मोल में। बात समझ में आ गई? मतलब एक मोल में कितने कण होंगे? एक मोल बराबर x कण यदि हम मान लें तो ये x क्या होगा? कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर। क्लियर है? अब मतलब हमको क्या निकालना है? कार्बन 12 का 12 ग्राम जो मात्रा है उसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है। क्लियर है? तो एक तरीका होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके माध्यम से ये कहा गया कि कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्लियर है? ये प्रयोग के माध्यम से बताया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से बताया गया कि एक परमाणु का द्रव्यमान है इतना। किसके एक परमाणु का? कार्बन 12 के। क्लियर है? तो इस कथन को रिवर्स बोलो तो कैसे बोलोगे? इसी को जस्ट उल्टा कर दो तो इतने ग्राम में कार्बन का एक परमाणु। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1.9924 × 10⁻⁻23 ग्राम में कार्बन के परमाणु, अब ये कार्बन लिख रहे हैं आप, कार्बन 12 मानो, के परमाणु कितने हैं? एक। और मोल की परिभाषा के आधार पर बोला गया कि 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे वही संख्या एक मोल के बराबर होगी। तो इतने का पता चल गया तो 12 का निकाल लो। तो 12 का निकालने के लिए एक इतने का था इतना, तो एक का होगा ये बटा ये। एक नियम जानते हो ना आप? जैसे 5 रुपए की एक पेन आती है, ठीक है, तो 25 रुपए में कितनी पेन आएगी? ये सब एक नियम वही चल रहा है यहाँ पे। इतने द्रव्यमान में एक परमाणु थे तो पहले एक द्रव्यमान में निकालो, 1 ग्राम में निकालो तो ये बटा में जाएगा, मतलब 1.9924 इंटू 10⁻⁻23। बोलो, अब निकाल रहे हैं हम 12 का, तो यहाँ पे 12 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? ये क्या आया? पूरा परमाणु। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब 12 से भाग दो, 12 में भाग दोगे इसका, तो सॉल्व कर कर ये आएगा 6.03
गुणे 10 की घात 23 परमाणु। मतलब ये कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं? 6.023 गुणे 10 की घात 23। और परमाणुओं की ये जो संख्या है यही है 1 मोल के बराबर, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल N से। ये जो संख्या है उसको मैं कह रहा हूं, ये क्या है, चलो यहां पे लिख देते हैं। ये 6.023 गुणे 10 की घात 23 ये जो आया है, ये है कैपिटल Na, जिसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, मतलब 1 मोल किसके बराबर हो गया? यहां से शुरू करना है फिर यहां जाना है। 1 मोल बराबर हो गया 6.023 गुणे 10 की घात 23 कण, या फिर Na कण। अब ये कण क्या क्या होगा, अभी आगे हम जब बढ़ेंगे तो अलग अलग सवाल की परिस्थिति में ये n का मान अलग अलग होगा। हम परमाणु की बात करेंगे तो ये n परमाणु होगा, अणु होगा, इलेक्ट्रॉन होगा अथवा आयन होगा। इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। चलो कर लिए। मतलब अपने को यहां से क्या मिल गया कि 1 मोल में Na कण होते हैं। ठीक है, ये कण क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु अथवा अणु अथवा आयन अथवा इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन, कुछ भी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे परमाणु की। परमाणु आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही कि परमाणु किसी भी तत्व का, किसी भी स्पीसीज का वह न्यूनतम स्मॉलेस्ट कण होता है, न्यूनतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी रह सकता। रहता कौन कौन है? जैसे कैल्शियम, Cu, Na, ये जो एलिमेंट, ये जो तत्व हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ये प्रकृति में इसी रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन परमाणु की हम बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु प्रकृति में O2 के रूप में पाया जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु क्या होता है? स्मॉलेस्ट कण किसी भी तत्व का वह न्यूनतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी। क्लियर है? कॉपी कर लो। कर लिए? चलो, अब परमाणु आप जानते हो परमाणु के 2 भाग होते हैं। ये जो बीच का होता है ये धनात्मक, इसको हम न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस नाभिक बोलते हैं। नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। देख लेना यार, हिंदी भी गलत लिखूंगा क्या? चलो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, इसके कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर। ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना में, है ना। यहाँ पे जो अपने काम की बात है उस पे आते हैं। काम की बात एक्चुअली हम एक परमाणु का ना द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? द्रव्यमान। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार का एक ही मतलब होता है ना। फिजिक्स में द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज़ें होती। ये बात लिख लेना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। चलो, आपको पता भी है। अब देखो यहाँ पे हम निकालना क्या चाहते हैं? एक परमाणु का भार। तो आप हमको ये बताओ कि इस एक परमाणु के अगर पूरे भार की बात करें हम, तो इसमें कुछ न्यूक्लियॉन हैं, मतलब कुछ न्यूट्रॉन हैं, कुछ प्रोटॉन हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम ये बोल सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉनों की संख्या, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं आप, गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉनों की, ये इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
बोलो। चूंकि नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो यदि हम पूरे परमाणु में ये है, सॉरी नाभिक में नहीं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो अगर हम पूरे परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ले लो और जितने न्यूट्रॉन हैं तो गुणा कर दो, तो ये पूरे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। इसी प्रकार प्रोटॉन की संख्या से एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो ये कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान आ गया, और इसी प्रकार आ गया ये कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मतलब एक परमाणु के लिए, एक परमाणु का जो भार होगा, एक परमाणु का भार, प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार प्लस इलेक्ट्रॉन का भार, इतना तो समझ में आया होगा आपको, क्योंकि परमाणु में ये 3 ही कण हैं। क्लियर है? अब थोड़ा ये बताओ, लाइट गई, चलो देखते हैं हम लोग, लाइट आ गई है ना। तो अब देखो, मतलब एक परमाणु का जो भार होगा वो प्रोटॉन के भार प्लस न्यूट्रॉन के भार और इलेक्ट्रॉन के भार के योग के बराबर होगा। लेकिन अब आप प्रोटॉन का भार जानते हुए 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इतना ही होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों का लगभग बराबर ही मान लेंगे। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो होता है 9.1 × 10⁻31। अब देखो, इसकी तुलना में तो ये बहुत छोटा है ना, अरे 27 और 4 31 10⁻⁻4 का अंतर है। क्लियर है ना? मतलब ये बहुत छोटी राशि है, इसलिए क्या करेंगे, इसकी तुलना में इसको हम नगण्य मानेंगे और इसको 0 मानते हुए इसको पिक्चर से हटा देंगे। इतना क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार, ये बात समझ में आई? अब देखो, चीजें लिखते चलना आप, है ना। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियॉन का भार क्या होगा, न्यूक्लियॉनों की संख्या गुणे एक न्यूक्लियॉन का भार। अरे ऐसे समझ लो, एक बॉक्स है आपके पास, मिठाई का डिब्बा है, 4 लड्डू हैं उसमें, एक का भार है 1 ग्राम, तो इस पूरे डब्बे का भार कितना हो जाएगा, डब्बे का भार नगण्य मानेंगे, मतलब इस, चलो पूरे लड्डुओं का भार कितना हो जाएगा, क्योंकि एक का कितना है 1, तो पूरे का हो जाएगा 4 × 1, तो ये हो गई 4 क्या संख्या और 1 का भार इतना, इन चारों का भार बराबर था। तो इसी प्रकार अगर न्यूक्लियॉन के कुल भार की बात करें हम, तो इसका मतलब होगा कि एक न्यूक्लियॉन के भार में जितने भी न्यूक्लियॉन हैं उनका गुणा कर दो। क्लियर है? और न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कॉपी कर लो इतना, और ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक न्यूक्लियॉन, अब देखना यहाँ पे एक न्यूक्लियॉन बोल रहा है, मतलब या तो प्रोटॉन ले लो या न्यूट्रॉन ले लो, दोनों का भार जो है लगभग इतना। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। चलो कर लिया। अब देखो, ये जो परमाणु का भार निकालते हैं ना हम लोग, किसी परमाणु का भार, ये 3 तरीके से निकालेंगे। कितने तरीके से निकालेंगे? 3 तरीके से। देखो, ये बातें आपको थोड़ा फास्ट लग रही होंगी, फास्ट ही चलेंगी, है ना। बस आपको अंतर क्लियर हो जाए और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, है ना, छोटी छोटी बातें हैं। तो जो मैं कह रहा था कि परमाणु का जो भार निकालते हैं हम लोग, वो 3 प्रकार से निकालते हैं। पहला निकालते हैं आपेक्षिक। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव,
एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में राम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो फार्मूला होता है राम का, ये होता है किसी तत्व के एक परमाणु का भार बटा 1/12 गुणे कार्बन 12 के परमाणु का भार। अब देखो आपेक्षिक है ना, ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब हमेशा क्या होता है? तुलना करते हैं, मतलब अनुपात होता है। तो अनुपात किससे ले रहे हैं हम? कार्बन 12 के 12वें भाग से। 1/12 का मतलब क्या है? कार्बन 12 के 12वें भाग से, और क्या? परमाणु के भार से। ठीक है, तो अब देखो किसी तत्व के एक परमाणु का भार, अभी पीछे फार्मूला लिखे हो आप कि न्यूक्लियानों की कुल संख्या गुणे एक न्यूक्लियान का भार। लिख दो फार्मूला, न्यूक्लियानों की कुल संख्या गुणे एक न्यूक्लियान का भार, एक न्यूक्लियान का भार। अभी पीछे फार्मूला लिखा है हमने परमाणु भार के लिए। अब देखो ये है 1/12। अब कार्बन के अगर एक परमाणु का भार लिखेंगे तो कार्बन के न्यूक्लियानों की संख्या गुणे एक न्यूक्लियान का भार। कार्बन के न्यूक्लियानों की संख्या पता है अपने को 12, क्योंकि कार्बन कितना होता है? 6C12। ये है इसका परमाणु भार, और परमाणु भार ही क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियानों की संख्या। तो ये हो गया 12। और ये देखो ऊपर भी, चूंकि परमाणु का भार ऊपर भी लिख रहे हैं और नीचे भी लिख रहे हैं, तो दोनों के लिए फार्मूला सेम रहेगा। लेकिन ऊपर कौन सा परमाणु है, कौन सा तत्व है, अपने को नहीं पता है, तो न्यूक्लियानों की संख्या गुणे एक न्यूक्लियान का भार। लेकिन नीचे तो पता है ना कार्बन 12, तो कार्बन 12 के न्यूक्लियानों की संख्या हो गई 12। अब देखो यही फार्मूला हम नीचे के लिए लगाएंगे, लिखेंगे कार्बन 12 के न्यूक्लियानों की संख्या गुणे एक न्यूक्लियान का भार। क्योंकि न्यूक्लियान तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कार्बन में या किसी भी तत्व में बराबर ही होगा। तो अब न्यूक्लियानों की संख्या तो कार्बन की 12 पता चल गई, और ये है एक न्यूक्लियान का भार। समझ में आया? अब देखो ये 12 से ये कट गया है ना, और ये वाला इससे कट गया, तो बचा कितना? न्यूक्लियान की संख्या। मतलब ये है राम का फार्मूला क्या मिला? न्यूक्लियानों की संख्या। अब थोड़ा देखकर ये बता दो कि इसका मात्रक क्या होगा। देखो ऊपर भी भार लिख रहे हैं, नीचे भी भार लिख रहे हैं, कैंसिल कर देगा मात्रक, तो ये होगा एक विमाहीन मात्रकहीन राशि। विमाहीन मात्रकहीन। ठीक है, कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। जितना जरूरी है उतना ही, है ना? जरूरी का मतलब जितना सिलेबस में। तो पहला तो पढ़ लिया आपने आपेक्षिक। अब दूसरा क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म एएम। तो एएम जो होता है ये परमाणु भार नाम है इसका, मतलब एक परमाणु का भार है। परमाणु भार क्या है? किसी तत्व के एक परमाणु का भार। अब यहाँ पे मात्रक भी आएगा, क्योंकि ये आपेक्षिक राशि तो है नहीं, किसी से कंपेयर या अनुपात तो नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसका मात्रक भी आएगा। और इसका मात्रक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको यू में भी लिखते हैं, है ना? AMU लिखे या यू लिखे, ये बराबर होता है। ये AMU क्या है? परमाणु भार का मात्रक है। और परमाणु भार क्या है? चलो शुरू करते हैं। 2 बार लाइट कट चुकी है आज, है ना? चलो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि जो परमाणु भार होता है, किसी तत्व के एक परमाणु का भार होता है, इसका मात्रक क्या होता है? AMU। और एक AMU में 1/Na ग्राम होते हैं। 1/Na। Na का वैल्यू कितना होता है? 6.23 × 10⁻³ ग्राम।
इसको जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किलोग्राम हमने क्यों लिख दिया, यहाँ ग्राम था यहाँ किलोग्राम लिख दिया, क्योंकि ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। जस्ट एक याद रखने का तरीका, अदरवाइज जब ग्राम में लिखेंगे तो 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ये भी प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, तो ये याद रखना है आपको। परमाणु भार ग्राम या एएमयू में लिखा जाता है, एएमयू या फिर यू, और एक एएमयू में 1/Na ग्राम होता है या इतना ग्राम होता है, इतना। क्लियर है। अब अगर आपको एम लिखना है ना, तो एम बराबर क्या है, RAM को आप एएमयू में लिख दो। ठीक है, ये क्या था, आपेक्षिक परमाणु भार। तो आपेक्षिक परमाणु भार अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन उसमें अगर एएमयू मात्रक जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एम। उदाहरण ऐसे समझ लो, मान लो ये X कोई परमाणु है जिसका परमाणु भार Z है, परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार है A, तो RAM क्या होता था, RAM होता था न्यूक्लियॉनों की संख्या, मतलब A, और इसी के साथ AMU जोड़ दो तो ये अपना AM हो जाएगा। चलो ये A सेम हो रहा है तो कोई उदाहरण ही ले लेते हैं। उदाहरण का Na ले लो, सोडियम। ये क्या हो रहा है आज, लाइट वाले क्या कर रहे हैं आज, 3 बार काट चुके, 20 मिनट वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है ना, 20 मिनट में वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोई सोडियम परमाणु है, ये 11-23 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। तो अब देखो राम क्या होगा, RAM है ना, राम नहीं RAM बोलते हैं। तो ये जो AM आएगा, हमने क्या कहा कि AM बराबर RAM निकालो और AMU जोड़ दो बस। तो इसका RAM तो होगा 23, क्यों, RAM क्या होता है, न्यूक्लियॉनों की संख्या, न्यूक्लियॉनों की संख्या क्या होता है, परमाणु भार, तो ये 23 लिखो और इसके साथ AMU जोड़ दो, तो ये तो हो गया AM मतलब परमाणु भार। अगर यहीं पे RAM बोले तो कितना है, 23। पॉज करो, कॉपी करो, ये रिजल्ट, सारे रिजल्ट याद रखने हैं आपको, है ना। और जो मैं बोलता जाता हूँ, जो खास बात लिख भी सकते हो, जो खास बात आपको लगे, तो पॉज करो और इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो कर लिए। अब तीसरा जो है ग्राम परमाणु भार है। हमने क्या कहा, परमाणु भार से संबंधित 3 शब्द मिलेंगे आपको, है ना। तो पहला था आपेक्षिक परमाणु भार, दूसरा है परमाणु भार। आपेक्षिक परमाणु भार क्या होता है, कार्बन 12 के सापेक्ष तुलना करते हैं उसको, और वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या के बराबर, मात्रकहीन विमाहीन। दूसरा मिला अपने को परमाणु भार, जो कि RAM में अगर मात्रक जोड़ दें AMU तो AM हो जाता है। तीसरा क्या होता है, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ठीक है, पहली बात कि ये 1 ग्राम अणुओं का द्रव्यमान या भार होता है, 1 ग्राम परमाणु है, 1 ग्राम परमाणु का भार होता है ये, इसका मात्रक ग्राम में होता है। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ग्राम परमाणु आया है ना, इसको आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो अगर नहीं जानोगे तो, कि 1 ग्राम कि 1 परमाणु कि 1 ग्राम परमाणु दोनों क्या है ये। तो इसके लिए नोट लिखोगे आप कि जो ग्राम परमाणु होता है उसको हम लोग मोल बोलते हैं। मतलब ये 1 ग्राम परमाणु की जगह मोल रख देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मोल का भार। 1 मोल किसका, चूंकि परमाणु है तो 1 मोल परमाणुओं का भार, 1 मोल परमाणुओं का भार। अब हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.023
गुणे 10 की घात 23 परमाणु होते हैं एक मूल। तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान है ये, या भार है, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है। यहाँ मैं कह रहा था ग्राम परमाणु को मोल कहते हैं, इसको अच्छे से लिख के याद भी रखना है, सवाल में ये बहुत परेशान करने वाला है। अगर यहीं पे ग्राम अणु दे दे तो उसका भी मतलब मोल होता है, और अगर ग्राम आयन दे दे तो उसका भी मतलब मोल होता है। आते हैं यहाँ पे। अब अगर किसी इसके उदाहरण की हम बात करें हम लोग, तो हमने क्या कहा, ये ग्राम में लिखा जाता है। मतलब जैसे अभी सोडियम लिया था ना हमने Na1123, तो अब इसके लिए Am तो हम निकाल लिए 23 AMU, RAM कितना होगा 23, और इसके लिए अगर GAM की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, मात्रक बस चेंज करना है, ग्राम लगा दो बस। मतलब RAM का मान लिखो और फिर मात्रक ग्राम जोड़ दो। RAM का मान कितना है 23 ग्राम। क्लियर है ना। लिख लो, ये सारे पॉइंट्स लिखना है आपको। पॉज करो, कॉपी करो जल्दी से। चलो कर लिया। मतलब RAM क्या होता है, न्यूक्लियानों की संख्या। ये खास बातें हैं, न्यूक्लियानों की संख्या या फिर परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, RAM को ही जब ग्राम में लिख देते हैं, सॉरी AMU में लिख देते हैं तो परमाणु भार हो जाता है, और RAM को ही जब ग्राम में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु है 1 ग्राम परमाणु का भार, मतलब 1 मोल परमाणुओं का भार, और परमाणु भार क्या है, 1 परमाणु का भार। एक छोटा सा उदाहरण लेके समझ लेते हैं जल्दी से। सोडियम तो ले लिए, चलो नाइट्रोजन ले लो। अब नाइट्रोजन होता है 714, परमाणु क्रमांक 7, भार 14। तो इसके लिए आपको तीनों चीज़ें लिखनी है, चलो जल्दी से बता दो। एक तो RAM लिखना है, फिर AM लिखना है, फिर GAM लिखना है इसके लिए। तो इसके लिए देखो ये है 14, ये ही तो है न्यूक्लियनों की संख्या, और RM का फार्मूला होता है न्यूक्लियनों की संख्या, RM का कोई मात्रक नहीं है। AM के लिए हमने क्या कहा कि आप RAM का मान रखो और मात्रक AMU जोड़ दो, तो AM हो जाएगा, मतलब एटॉमिक मास, मतलब परमाणु भार। और ग्राम एटॉमिक मास मतलब ग्राम परमाणु भार के लिए क्या करो, RAM का मान रखो, मात्रक ग्राम लगा दो। ये उदाहरण लिख लो। अब आपको क्लियर हो गया होगा RAM, AM और GAM। पॉज करो, कॉपी करो जल्दी से। चलो कर लिए। अब परमाणु हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग अणु। तो परमाणु की परिभाषा आप पढ़े थे कि परमाणु किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का न्यूनतम कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी। लेकिन अणु की बात करेंगे तो अणु किसी भी तत्व अथवा परमाणु अथवा पदार्थ का, परमाणु नहीं सॉरी, तत्व अथवा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग होगा, सूक्ष्मतम कण होगा, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे H2O की बात कर लो आप, CaCO3 की बात कर लो, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि आप CaCO3 को यहाँ पे रख दो तो ये किसी से क्रिया करके कुछ और बना देगा, नहीं। H2O जैसे पानी रखा रहता है, ऐसा तो है नहीं पानी की किसी से क्रिया किया, ग्लास में आप पानी रखे और कुछ देर बाद देखो तो पानी वो कुछ और बन गया, तो ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पहली बात। अब यही इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे करें बात अगर अणु की ही, तो अणु क्या है, देखो थोड़ा फास्ट तो चलेंगे। अणु क्या होता है, डाई एटॉमिक, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक क्या बोलते हैं इसको, एक परमाणुविक अणु, एक परमाणुविक, एक परमाणुविक अणु। एक परमाणुविक अणु क्या होगा, जिसमें एक ही परमाणु, जैसे Na मान लो, Cu मान लो, इसको भी हम लोग अणु बोल देंगे, एक परमाणुविक अणु बोल देंगे। ध्यान रखना इस बात को, अभी आगे इसका हम उपयोग करेंगे आगे वाले पार्ट में। दूसरी बात है द्विपरमाणुविक अणु।
तो द्विपरमाणुविक अणु, आपके नाम से ही लग रहा है इसके कि यहाँ पे 2 परमाणु होंगे। जो अणु होगा उस अणु में 2 परमाणु होंगे। अब वो दोनों परमाणु सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे O2 की बात करें हम, देखो 2 परमाणु हैं O2 में, O और O, और दोनों सेम हैं, तो इसको बोल देंगे सम द्विपरमाणुविक, दोनों समान हैं। और विषम मतलब अलग अलग, ये होमो और ये हेटेरो बोलते हैं अलग अलग क्या लोगे, जैसे HCl ले लो। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार त्रिपरमाणुविक, उसमें 3 परमाणु होंगे। अब समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो 3 परमाणुविक के लिए समान क्या हो जाएगा O3, और अलग अलग के लिए मान लो H2O ही ले लो, ये अलग अलग ही तो है। क्लियर है? चलो समझ गए आप, 4 परमाणु किसी प्रकार होगा। अब यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, परमाणुकता, किसी भी अणु की परमाणुकता। ठीक है, एटॉमोस क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं ना। तो हम लोग परमाणुकता की बात कर रहे हैं। तो जो परमाणुकता होती है, परमाणुकता ये किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या होती है। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O एक अणु है, तो इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2, एक हाइड्रोजन है और उसके 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन 3। चलो अगर CaCO3 की बात कर दें हम, तो कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3, तो कितना हुआ 5। तो यही क्या हो जाएगी, उस अणु की परमाणुकता। क्लियर है? ठीक है। अब यहीं पे चलो हम लोग थोड़ा अणु का अणुभार भी निकालना सीख लेते हैं। परमाणु का परमाणु भार तो आपको सवाल में दिया जाएगा, नहीं तो कुछ याद होगा, लेकिन अणुभार कैसे निकालते हैं? जैसे CaCO3 का ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तेंदुलकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं ये, इनका परमाणु अणुभार जो होता है 100 होता है। कैसे निकालेंगे ये याद भी रखना है कैलकुलेशन में फास्ट करने के लिए। कैल्शियम होता है 40, ये सवाल में दिया जाएगा, नहीं तो याद कर लो। कैल्शियम का परमाणु भार 40, आपको याद होगा भी। कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है कितने? 3। ऐसे निकालते हैं। तो ये हुआ 40 + 12 + 16 = 48, 2 50, 10 60, 40 100। समझ में आ गया? तो अणुभार कैसे निकालते हैं? ऐसे। एक उदाहरण और ले लो अणुभार निकालने के लिए, H2SO4 का। तो इसका अणुभार निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? पहले 2 लिखे, ये 2 का है क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या गुणे हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1 प्लस सल्फर कितना है 1, तो 1 ही लिखेंगे। और 1 सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ये 4 है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। बात समझ में आई? ये कितना हुआ 2, ये हुआ 32। हद हो गई यार। चलो फाइनली लाइट आ गई फिर से, कमाल ही हो रहा है आज, है ना। हाँ, तो हम लोग इसका अणुभार निकाल रहे थे। ये 16 × 64 हुआ, जोड़ो इसको, 4 4 8 6 3 9 98। ठीक है, तो ये है अणुभार। तो जो अणुभार होता है उसका मात्रक होता है AMU। क्या होता है? AMU। जैसे आपने पढ़ा अभी परमाणु भार, उसी प्रकार है अणुभार। अणुभार क्या होता है? एक अणु का भार होता है, इसका मात्रक क्या होता है? 1 AMU। क्लियर है? चलो अब एक नया शब्द और आता है। इस पार्ट को जैसे ही हम जल्दी निपटाना चाह रहे हैं, लाइट वाले भी है ना, शायद कंपटीशन कर रहे हैं क्या हो रहा है? चलो हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे अणुभार तो आपने देख लिया ना। अणुभार क्या होता है? एक अणु का भार होता है, और मात्रक होता है AMU। अभी एक नया शब्द यहाँ पे फिर आएगा, ग्राम अणुभार। जैसे वहाँ पे आया था ग्राम परमाणु भार GAM, अब यहाँ पे आएगा ग्राम मॉलिक्यूल वेट, मास ही बोल रहे हैं ना, तो GMM। ये क्या होता है याद करो, ग्राम अणु को हमने क्या बोला था? मोल। मतलब ये 1 मोल अणुओं का भार होगा। ये क्या होगा? 1 मोल अणुओं का
भार होगा क्या, ग्राम अणु भार, और इसका मात्रक होगा ग्राम। 1 मोल अणु मतलब 6.023 गुणे 10 की घात 2 3 अणुओं का भार होगा। ये समझ सकते हो ना ये संख्या कितनी बड़ी है, 1 मोल के बराबर होती है ये। अब ये देखो 10 की घात 23, इससे बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मिलता भी है इस संख्या की, ये संख्या कितनी बड़ी है ये समझाने के लिए बोला जाता है कि एक आदमी है जो 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, तो इतने रुपए मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर रुपए खर्च करने में उतना उसे कितना साल लगेगा। सालों करना है इसको, इस सवाल को आप तो पता चल जाएगा कि वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मतलब इतने अणुओं का भार होता है। इसका मात्रक ग्राम होता है। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो। कर रहे हो? चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे वहाँ पे हमने परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार और आपेक्षिक परमाणु भार में अंतर समझा था एक उदाहरण के माध्यम से। उसी प्रकार यहाँ भी अंतर समझ लेते हैं अणुभार और ग्राम अणुभार में। यही ले लो, H2SO4 ले लो, अभी निकाला भी है हमने। तो H2SO4 के यदि हम ग्राम अणुभार की बात करें, ग्राम अणुभार की, तो ये कितना होगा 98 अणुभार और मात्रक इसका ग्राम हो जाएगा। और यही अगर हम बात कर दें अणुभार की या आणविक भार की, तो ये जो अणुभार होगा ये 98 AMU हो जाएगा। अंतर आपको समझ में आ गया होगा अणुभार और ग्राम अणुभार में। कॉपी करो, जल्दी से कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब 1-2 शब्द और जैसे मिलेगा आपको, लास्ट यही शब्द हैं, है ना। मोलर मास सुना होगा आपने, मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन, है ना। तो ये कुछ नहीं होता, 1 मोल का द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान और 1 मोल का आयतन होता है मोलर आयतन। लिख लो जिसको लिखना हो, ठीक है। अब देखो मोल के बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे का मतलब 3 ही है ना। तो वो फार्मूले लिख लेते हैं और उस फार्मूले के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग शुरू करेंगे अगले पार्ट में। तो मोल बराबर फार्मूला होता है पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा परमाणु भार या फिर अणु भार या फिर आयन भार। मतलब ये है कि हमको मोल निकालना होगा, यदि परमाणु का तो परमाणु की मात्रा लिखेंगे बटा परमाणु भार लिखेंगे तो परमाणु का मोल आएगा, और यदि अणु की मात्रा लिखेंगे बटा अणुभार लिखेंगे तो अणु का मोल निकलेगा। ये ऑब्लिक है, मतलब ये या फिर ये या फिर ये। और अगर आयन का मोल निकालना होगा तो यहाँ पर आयन की मात्रा लिखेंगे बटा उसका भार लिखेंगे। लेकिन खास बात कि ये काहे में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अगर मात्रा सवाल में आपको ग्राम में नहीं दे दी जाएगी, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, AMU किसी में भी दिया जाएगा तो पहले उसको ग्राम में बदलेंगे फिर फार्मूले में रखेंगे। क्लियर है। उदाहरण के लिए मान लो 1.8 ग्राम H2O है, तब तो ये H2O आप डायरेक्ट 1.8 रख दिए मात्रा बटे H2O। H2O क्या है, अणु है, इसलिए इसका अणुभार लिखेंगे। अणुभार इसका कितना होता है 18। तो ये मिलेगा मोल अपने को 1.8 ग्राम H2O का। यहीं पर अगर बोल दे 1.8 AMU H2O,
इसका मोल निकालना है तो पहले ये जो AMU है इसको आपको काहे में बदलना पड़ेगा, ग्राम में। और हम लोग जानते हैं कि 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम, या 1/Na का मान भी बताया था 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर मोल निकालना होगा तो फार्मूला लगाए मोल बराबर, अब देखो ये अणु है तो बटा में तो अणुभार आएगा, अब पदार्थ की मात्रा ग्राम में लिखी जाएगी, इस AMU को ग्राम में बदलेंगे। छोटी छोटी बातें, -24 आएगा, और बटा अणुभार लिखेंगे क्योंकि ये अणु है, ठीक है। अगर यही मात्रा, ये इतना कॉपी कर लो, चलो अलग से कर देते हैं। ये उदाहरण 1 है, ये उदाहरण 2 है, ये उदाहरण 3 है। मान लो यहाँ पर कौन सा आयन लोगे, Na+ ले लो, Na+ ले लो, और इसकी मात्रा कितना ले लो, 2.3 ग्राम। तो इसका मोल निकालना होगा, तो अब ये क्या है, आयन है, तो इसका भार लिखेंगे 23। क्लियर है। कोई दूसरा आयन SO2 ले लो, SO4 ले लो, है ना, तो वहाँ पे उसका भार लिखेंगे। ये सारे क्वेश्चन सब अभी हम लोग डिटेल में करेंगे, है ना। अभी जस्ट एक रफ आइडिया समझने के लिए पॉज कर लो, कॉपी कर लो। मतलब ये है कि अगर मात्रा परमाणु की होगी तो बटे में परमाणु भार, अगर मात्रा अणु की होगी तो बटे में अणु भार, अगर मात्रा आयन की होगी तो बटे में उसका भार, मतलब आयन भार। अब देखो दूसरा फार्मूला है कि अणुओं की संख्या, यहाँ पे कणों की संख्या लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कणों की संख्या बटा Na, मोल बराबर है कणों की संख्या बटा Na। अब ये कणों की संख्या क्या होगा, अगर ये मोल का फार्मूला हम किसी परमाणु के लिए लगाएंगे तो ये होगा परमाणु के लिए मोल बराबर परमाणुओं की संख्या बटा Na, ठीक है। अगर किसी अणु के लिए मोल निकालेंगे तो होगा अणु के लिए मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा Na। अगर किसी आयन के लिए हम मोल निकालेंगे तो होगा आयन के मोल बराबर आयनों की संख्या बटा Na। क्लियर है। तीसरा फार्मूला होता है STP पर गैस का आयतन लीटर में, खास बात, बटा 22.4। ये फार्मूला गैसों के लिए ही लगेगा सिर्फ, और STP के लिए लगेगा। ध्यान रखना, अगर STP सवाल में बोल दे कि STP पे निकालो या STP पर यह मान दिया गया है, तभी ये फार्मूला लगाएंगे मोल बराबर इतना, और ध्यान रखना है आयतन रखेंगे सदैव लीटर में। क्लियर है। तो इतना कॉपी कर लो आप, फिर हम लोग अगले वाले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।